कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल है, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुरेश केशवानी जी है, कांग्रेस के नेता। बुक्कल नवाब है, समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी प्रेम एकाएक जाग चुका है सरदार पटेल के लिए। इन तीनों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सरदार पटेल के गांव का इस वक्त क्या हाल है। मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूं, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना साबित करने की होड़ मची है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरदार पटेल सिर्फ नेताओं की जुबान पर हैं, दिल में नहीं। यकीन न हो तो देख लीजिए सरदार पटेल से अपनापन दिखाने की असलियत। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान, गुजरात के नाडियाड का करमसद गांव, जहां की मिट्टी में सरदार पटेल की यादें रची बसी हैं। जिस वक्त देश में सरदार पटेल के नाम पर राजनीति गरमाई हुई थी, उस दिन सरदार पटेल के पुश्तैनी घर के सामने उनकी मूर्ति पर कोई 4 फूल चढ़ाने वाला भी नहीं था। क्या बताऊं, अभी का पॉलिटिक्स ऐसा है, कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर पटेल साहब होते तो कुछ और बात होती। ऐसा कोई भी उसके बाद में आया भी नहीं है। जो लेवल उसका है, पटेल साहब का जो लेवल है, वो लेवल तक तो कोई आया भी नहीं है। सरदार पटेल के घर, उनकी पाठशाला को स्मारक बनाने का वादा सरकारों ने कई दशक पहले कर दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि सरदार पटेल ट्रस्ट 10 साल से गुजरात सरकार से गुहार लगा रहा है कि लौह पुरुष की यादों को सहेजने के लिए अनुदान चाहिए, लेकिन आज तक फूटी कौड़ी भी सरकारी खजाने से नहीं निकली। यहाँ का जो देखभाल हम करते हैं और यहाँ का कोई वेतन पगार वगैरह कुछ देते नहीं है। सरकार की ओर से कोई आपको ना कुछ नहीं, पगार वगार नहीं, सेवा। ऐसे में सरदार पटेल के गांव के लोगों को ये बात मजाक लगती है कि उनकी याद में दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाई जा रही है। वो इसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स मान रहे हैं। 5 साल में एक ही बार सरदार जयंती आती है क्या? 5 साल में एक ही बार सरदार पैदा होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल वो महापुरुष, लोखंडी पुरुष थे, पर आज इन लोगों ने उनको सिर्फ वोट बैंक बना दिया है। सरदार वोट बैंक, सरदार लोह पुरुष नहीं। और आज भी जो लोहा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, वो आने वाला 2014 का इलेक्शन में राजनीति करने के लिए और मत लेने के लिए है। सरदार पटेल ने अंतिम सांस लेने से पहले अपने खानदान के लोगों को हिदायत दी थी कि कोई भी उनके नाम का इस्तेमाल न करे, कोई उनके नाम का सहारा लेकर राजनीति न करे। सब पॉलिटिक्स से दूर रहे थे, क्योंकि पटेल साहब ने बोला था कि हमारा नाम खराब नहीं होए, ऐसा कुछ भी मत करना। सरदार पटेल के परिवार ने तो उनकी बात गांठ बांध ली, लेकिन आज वो ये देखकर तड़प रहे हैं कि ऊंचे आदर्शों की राजनीति करने वाले सरदार पटेल को देश के नेताओं ने वोट बैंक की राजनीति के दलदल में उतार दिया है। नचकेता मेहता के साथ आनंद पाठक, करमसद गांव, गुजरात, इंडिया न्यूज। तो सबसे पहले चलते हैं सुधांशु मित्तल के पास। सुधांशु मित्तल जी, सरदार पटेल के गांव वाले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो भी वोट बैंक की राजनीति। दीपक जी, अच्छा कौन सा वोट बैंक इसमें इन्वॉल्व है, ये और जरा बतला दीजिए। जिस शख्सियत को सरकार ने 65 साल तक भुला रखा है, जिसको हम आदर्श नेता मानते हैं, उस आदर्शवाद को और उस आदर्श व्यक्तित्व को अगर देश के सामने गौरवान्वित करने का प्रयत्न को आप वोट बैंक की राजनीति कहते हैं, तो मुझे ये तो बता दिए कौन सा वोट बैंक की टारगेट करा जा रहा है। पहले वो बताइए, फिर मैं आगे बात करता हूं। नहीं, पटेल को कांग्रेस ने भुला दिया तो बीजेपी ने थाम लिया। सरदार पटेल को कांग्रेस ने भुला लिया तो बीजेपी ने थाम लिया कि चलिए गुजरात के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री है।
वो प्रोजेक्टेड प्रधानमंत्री है और पटेल के नाम पर पूरा का पूरा गुजरात चलता है, आप जानते हैं। सुनिए, ना तो उनकी जात की कोई वोट बैंक है, ना कोई उनके धर्म की वोट बैंक है। पटेल जी का जो व्यक्तित्व है, वो जो आदर्श हमारे लिए है, वो सुचिता और शौर्य का वोट बैंक है। और सुचिता और शौर्य का वोट बैंक अगर कोई लेना चाहता है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस लेना चाहती है तो कांग्रेस भी ले, क्योंकि इस देश में आज जब मूल्यों की राजनीति खत्म हो चुकी है, आज आदर्श की राजनीति खत्म हो चुकी है, वहां पे किसी ऐसे व्यक्तित्व को जिसने इस देश को एक कड़ी में पिरोया था, उसकी वंदना करना, उसको गौरवान्वित करना, अगर ये वोट बैंक की राजनीति है तो हमें 100 बार करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की जनता को एक आदर्श की जरूरत है। उसको हम आदर्श मानते हैं। आप खुद ही जानते हैं, जिस समय विभाजन हुआ था, देश खंडित था, 565 रियासतें थी इस देश के अंदर, और ऐसे में इस व्यक्ति ने देश को एक सुर में पिरोया था। उस व्यक्ति चलिए, मैंने आपकी बात मानी, या उसको विश्व के सामने एक आदर्श पुरुष की तरह पेश करना, इसमें गलत क्या है? आप उनको छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं? और अपने ही आदर्शों को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी गलत हो गया है क्या? मैं तो दूसरा एक चीज आज से सिर्फ 1 मिनट लूंगा, कहना चाहता हूं। वही सरदार पटेल, सुधांशु जी, वही सरदार पटेल के गांव वाले, विशाल सुनिए, सरदार पटेल के ट्रस्ट वाले 10 साल से नरेंद्र मोदी से उनके विद्यालय को संग्रहालय बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। आपने सुन लिया करमसद गांव से लोग क्या कह रहे थे, एक फूटी कौड़ी नहीं दी आपने। देखिए दीपक जी, जब तक इस विषय के सत्य आपने जांचे ना हो तो इस विषय को कृपा करके ना लेके आइएगा, क्योंकि जब मैं कल एक कार्यक्रम देख रहा था तो उसमें यह निकल के आया था कि 1 करोड़ रुपया दिया गया था, और मैंने कहा इस विषय को अगर सरकार से पूछ के ले आया जाता और तथ्य सामने लाए जाते तो अच्छा रहता। लेकिन सरदार पटेल ना तो इस गांव के हैं, ना ही इस ट्रस्ट के हैं, वो इस पूरे विश्व के हैं, और कम से कम भारत के तो वो ही हैं। और ऐसी विशाल शख्सियत को किसी संगठन के दायरे में सीमित करना, किसी कांग्रेस या किसी राजनीतिक दल के दायरे में सीमित करना, मुझे तो लगता है उनका कद छोटा करने की कोशिश करी गई है। आप विडंबना देखिए, नरेंद्र मोदी उनका कद अगर बड़ा करना चाहते हैं, देश के और विश्व के सामने उनकी महानता का बखान करना चाहते हैं, तो वो तो गलत है। और जो उनको एक राजनीतिक सीमा में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कोई एक शब्द नहीं कह रहा। कैसी विडंबना है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। सुरेश केसवानी जी से पूछ लेते हैं, सुरेश केसवानी जी से पूछ लेते हैं। 1 मिनट सुधांशु जी, आपके अगले पॉइंट पर आऊंगा। सुरेश केसवानी जी को जोड़ना चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम है। सुरेश केसवानी जी, आप पर आरोप लग रहा है कि सरदार पटेल को आप कांग्रेस से बांध के रखना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी मूर्ति बनवा रहे हैं तो गलत क्या है? जब सरदार पटेल की बात आती है तो सरदार पटेल ने जो बातें कही है उनको याद करना सबसे प्रथम हमारा उत्तरदायित्व है। सरदार ने कहा था कि उन्होंने आरएसएस को कंडेम किया था। उन्होंने कहा था नो नेशन कैन बी बिल्ट ऑन हिंदुत्व। उन्होंने ये कहा था ही रिजेक्टेड एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय आरएसएस। आज क्या हुआ है, उन्होंने उस वक्त आरएसएस के सभी लोगों को जेल में भेजा था, उनके गोलवालकर गुरुजी को भी जेल में भेजा था। उन्होंने आरएसएस का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कहा और उसमें कहा कि आप इसमें लिखिए कि आप सिर्फ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे और किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। आज क्या परिस्थिति हुई है, वो आरएसएस ने जो वादे किए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया था, उस सारे उन्होंने तोड़ दिए हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी को कंप्लीटली कवर कर लिया है और जो मोदी है उनका मुखौटा बन के आ गया है। उनका जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया है, उसके पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है, वो आरएसएस। और इसका हमें सबसे बड़ी आपत्ति है। और हास्यास्पद बात ये है कि जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको करार दिया था कि ये देशद्रोही लोग हैं,
जो देश को एक धर्म की परिप्रेक्ष्य के अंदर बनाना चाहते हैं, उन लोगों ने आज सरदार पटेल का नाम लेकर अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, एक नई बात चालू करते हैं और ये हमको भुला देना चाहते हैं कि आरएसएस आज एक देशद्रोह कर रहा है, एक फासिस्ट पार्टी खड़ी हो रही है, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी को खा जाने की कोशिश कर रही है। हम ये नहीं होने देंगे और हम इसके सामने जिस प्रकार से होता है हम लड़ेंगे। लोगों को घरों में जाके बताएंगे कि बीजेपी खाली मुखौटा है और इसके ऊपर आरएसएस का कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है। आज हमें जरूरत है कि हम इनके साथ लड़ें और हम इनको उनकी जगह दिखाएं और इनका इनकी जो भी इनको हमने अप्रूवल दिए हुए हैं सारे हम विड्रॉ कर दें। चलिए मैंने आपकी बात मानी केशवानी साहब, लेकिन सुधांशु जी आपके पास आऊं उससे पहले बुक्कल नवाब जी के पास चलता हूं। एक मिनट सुधांशु जी, क्योंकि बुक्कल नवाब जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। बुक्कल नवाब जी, मेरा सीधा सवाल है, आपकी पार्टी को भी पटेल याद आने लगे? मुलायम सिंह जी, देखिए सरदार पटेल आपकी पार्टी को भी पटेल याद आने लगे हैं? मुलायम सिंह यादव को जो थे वो नहीं याद आएगी, याद आने लगे क्या? वो राष्ट्र के नेता थे, ये भाजपा के नेता नहीं थे, बीजेपी के नेता नहीं थे। ये साल भर पहले जो था वहां पर उनका घर बना हुआ है, वहां पे एक माला नहीं चढ़ाने जाते थे ये भाजपा के लोग, और आज जो है उनकी मूर्ति बनाने की बात करते हैं। इनके नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, और दीनदयाल उपाध्याय जी का ये लोग नाम नहीं लेना चाहते, उनकी प्रतिभा नहीं लगाना चाहते, उनको ये लोग भूल चुके हैं। जो जनसंघ के सब मेन फाउंडर थे, उनका नाम इनके मुंह पर लग क्यों नहीं आता है? वो लगाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे इनको कोई ऐसा मिल जाए तो पहुंचा दे 2014 के चुनाव में, इनको प्रधानमंत्री बना दे। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये कुछ भी करेंगे, इनके लिए कुछ भी गुनाह नहीं है। सारे के सारे गुनाह, 7 खून इनको माफ है। ये वो पार्टी है, ये एक नंबर जो कहते कभी नहीं करते। सबसे पहले मोदी जी जो है ये माफी मांगने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। पहली बार इन्होंने माफी मांगी है, पहली बार अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी है कि मैंने डुप्लीकेट आवाज बनाई आपकी। दोबारा मांगी माफी कि आपका देवालय शौचालय पहले बनेगा, देवालय बाद में बनेगा, उसके लिए माफी मांगी। तीसरी बार माफी मांगी, सोमन महाराज से माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री के भाषण में इन्होंने माफी मांगी। ये गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं, और जब गलती करता है आदमी तभी माफी मांगता है। इन्होंने गलती की है इसलिए गलतियां करते हैं और माफी मांगते हैं। इनको ये कल फिर माफी मांगेंगे, ये फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर किसी को तलाश करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय की इनको याद नहीं है, ये जो फाउंडर थे आरएसएस के उसको भूल चुके हैं। अरे उनकी प्रतिभा क्यों नहीं लगाते हो? उनकी प्रतिभा लगाओ, अरे उनका नाम आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं बढ़ाते हो? ठीक है नवाब साहब, ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, आपका पॉइंट हो गया। सुधांशु मित्तल जी क्या कहेंगे दोनों आरोपों पर आप? दीपक जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी अभी हुआ। केशवानी जी को मैं बहुत एक सुलझा हुआ व्यक्ति मानता था। आज इन्होंने 2 बात कही। एक बात कही इन्होंने कि सरदार पटेल ने हमें देशद्रोही कहा, एक, और दूसरा इन्होंने कहा हम देशद्रोही हैं। शब्दों के चयन में केशवानी साहब कुछ गंभीरता रखिए। देशद्रोह का मतलब समझते हैं आप? और किसी देशभक्त संगठन को और हम जैसे व्यक्तित्वों को हमें देशद्रोही कहने से पहले आपने सोचा क्या बोल क्या रहे हैं? और माफ करिए अगर हम देशद्रोही हैं ना तो हम पे महाभियोग चलाइए। इस देश के अंदर देशद्रोह की सजा जानते हैं क्या है? एक सेकेंड दीपक जी आरएसएस शामिल नहीं होगी। दीपक जी, समझौता हुआ था आपसे। दीपक जी,
सब उल्टा सीधी दीपक जी बातें करते हैं। नवाब साहब बोल लेने दीजिए, नवाब साहब बोल लेने दीजिए। गुनाह क्या है? फांसी है, फांसी। सुनिए, इस देश में देशद्रोह की सजा फांसी है। हम तो बता ही रहे, दीजिए हमें फांसी, हम फांसी पे लटकने को तैयार हैं। बिहार के लोग हम बता रहे हैं आपको, माफ करिएगा, आप तो इनके वो हैं, आप इनके सरदार वल्लभ भाई दीपक जी पटेल किस व्यक्ति को आप बैठा देते हैं? इंटरनेट के ऊपर दीपक जी किसी गंभीर व्यक्ति को बैठाइए, किस छिछोरे को आप लेके आ जाते हैं यहाँ पे? हिंदू भाई, दीपक जी, दीपक जी किस छिछोरे को आप लेके आ गए यहाँ पे? ये बुक्कल नवाब जो है, इनकी छिछोरापना देख रहे हैं। बात केसवानी जी से कर रहा हूँ, ये क्या बोले जा रहे हैं? दुश्मन नहीं है। और केसवानी जी सुनिए, नवाब साहब एक मिनट, नवाब साहब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। देशद्रोह, केसवानी जी, देशद्रोह का इल्जाम लगवाने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए था आप बोल क्या रहे हैं। अगर आप में जरा सी भी शर्म है ना, आप माफी मांगनी चाहिए आपको सार्वजनिक तौर पे। आप क्या बात करे जाने, फांसी में लटका दीजिए हमें फिर। अगर हम देशद्रोही हैं, अगर संघ देशद्रोही है, भाजपा देशद्रोही है ना, तो हमें फांसी पे लटकाइए, क्योंकि इस देश में देशद्रोह की सजा फांसी है। कुछ सोच समझ के बोलना सीखिए। केसवानी जी बिल्कुल सही बात है। अगर ये देशद्रोही है तो इनको फांसी पर लटका दिया जाए। अगर ये देशद्रोही है तो इनको फांसी पर लटका दिया जाए। केसवानी जी, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। हमारे जो पटेल थे, सरदार पटेल, उन्होंने यही किया था। उन्होंने गुरु गोलवाल कर दिया, रख दिया था जेल में, और आरएसएस को उन्होंने कह दिया था ये संस्था, इसको भंग कर दिया जाए। जब आरएसएस ने ये तय किया, देखिए दीपक जी कैसा ओछापना कर रहे हैं। केसवानी जी, शर्म आनी चाहिए आपको इस ओछेपने पे। और आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? अगर आप में जरा सी भी शर्म बची है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपको शर्म नहीं आती? आप जिस वरिष्ठता के व्यक्ति हैं, आपके सीनियरिटी देखिए, उसमें आप इस हल्के स्तर की राजनीति करेंगे। कमाल हो गया। आप सच्चाई को देखिए। सच्चाई ये है कि हम पे देशद्रोह का मुकदमा चला था। आप बोले जा रहे झूठ। आज दीपक जी से पूछे, सच्चाई ये थी कि क्या हम पे देशद्रोह का मुकदमा चला था? आज बड़े विस्तार से दीपक जी, मैं आपसे एक सार्वजनिक अपील करूंगा, अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति को दोबारा बुलाना हो तो कृपया मुझे ना बुलाइएगा, क्योंकि ये बुक्कल नवाब और ये केसवानी साहब ये बोलने से पहले सोचते नहीं है बोल क्या रहे हैं। ये देशद्रोही कहेंगे हमें। अब हम इनके अरे क्यों नहीं हमें फांसी पे चलाते हैं? सरदार पटेल हम पे देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। आप कह रहे हैं एक एक करके आरएसएस जब आपके ऊपर हावी हो गई है, आरएसएस आपकी बीजेपी को चला रही है, आरएसएस आपको कह रही है कौन है आपका प्रधानमंत्री कैंडिडेट। आरएसएस अब आपके ये देशद्रोह है। वो हमारे को चला रहे नहीं चला रहे, वो देशद्रोह है क्या? आरएसएस को ये हक बनता ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन क्या बात करनी है? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। केसवानी जी शर्म करिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। अगर आपकी इतनी विकृत मानसिकता है, इतनी हल्की सोचे, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आप देशद्रोह का जिस व्यक्ति को मतलब नहीं पता, चलिए मुझे यही रोकना पड़ेगा, मुझे यही रोकना पड़ेगा। विषय बहुत बड़ा है, हम इस पर एक बार फिर से बहस करेंगे। विषय बहुत बड़ा है, हम इस पर एक बार फिर से बहस करेंगे। वक्त हो गया है किस्सा कुर्सी का, तो इस बड़ी बहस को मैं फिलहाल यही विराम दूंगा। सुधांशु मित्तल जी, सुरेश केशवानी जी, बुक्कल नवाब जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।